गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में अगर ध्यान दिया हो या न्यूज़ में भी बहुत बार आता है कि डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है या रुपए की वैल्यू टूट गई है, जिस वजह से हमारे इंपोर्ट बिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये डॉलर की वैल्यू बढ़ जाना या इंडियन रुपी की वैल्यू घट जाना, ये सब क्या है? ये एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है। अब ये क्या है, हम इस वीडियो में इसको समझेंगे। ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। सो देखिए फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाना। तो जब हम किसी करेंसी की बात करते हैं जो वो एप्रिसिएट करती है, तो हम सबसे पहले अपनी करेंसी, जो अपनी होम करेंसी है और इंडिया के केस में होम करेंसी है रुपया, तो उसके बारे में या उसके रेफरेंस में बात करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि पहले $1 लेने के लिए हमको 70 रुपीज़ खर्च करने पड़ते थे, मतलब 70 रुपये। $1 लेना है मुझे मार्केट में जाके, तो मुझे 70 रुपये निकालने पड़ेंगे अपनी जेब से, ठीक है। अब कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि $1 मुझे 68 रुपीज़ में ही मिल रहा है, ठीक है। कहाँ तो पहले मैं 70 रुपये खर्च कर रही थी और अब मुझे 68 रुपये ही खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अब ये अगर मैं इसको देखूँ तो इससे क्या हो रहा है, आप देखो कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो एप्रिशिएट कर गई है। कैसे? जो चीज़ पहले मैं 70 रुपये दे के ख़रीदती थी, अब उसको मैं 68 में ख़रीद सकती हूँ। मतलब इंडियन रुपी जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और जो डॉलर है उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट कर गई है। तो लेकिन हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम सिर्फ इंडियन रुपी की तरफ ध्यान देंगे। तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर हमें कम पैसे खर्च करने पड़े किसी भी फॉरेन करेंसी को ख़रीदने के लिए, तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो करेंसी है, हमारी इंडियन करेंसी, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई हो, लेकिन अगर हम कंफ्यूज ना होए, इसलिए हम सिर्फ इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, तो पहले मुझे 70 रुपये देने पड़ते थे $1 ख़रीदने के लिए, लेकिन अब मैं 68 रुपये, मतलब 68 रुपये में ही $1 को ख़रीद पा रही हूँ। इसका मतलब मेरी करेंसी एप्रिशिएट हो गई है। सो करेंसी appreciation refers to the increase in the value of one currency with respect to the foreign currencies. It is a feature associated with floating or managed floating exchange rate regime. क्यों ये floating और managed floating exchange rate regime का पार्ट है? क्योंकि अगर fixed exchange मैकेनिज़्म अगर गवर्नमेंट फॉलो करती है, तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि ये एक्सचेंज रेट है। तो ना वहाँ पे वो बढ़ता है ना घटता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक फ़िक्स एक्सचेंज रेट डिसाइड किया होता है। ये जो घटना और बढ़ना जो करेंसी का ये फीचर है, वो कौन सी मार्केट से रिलेटेड है? फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से रिलेटेड। Appreciation of a currency takes place when the supply of currency is lesser than its demand in the foreign currency market. भाई, अब ये तो बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए सिर्फ 10 इंजेक्शन अवेलेबल है मार्केट में और डिमांड 20 की है, ठीक है ना। तो जो ये 10 लोग हैं जिनको चाहिए या 20 लोग हैं जिनको चाहिए, और मान लीजिए 20 बायर्स हैं, ठीक है, और इंजेक्शन 10 ही हैं और डिमांड 20 की है और 20 बायर्स हैं, राइट। तो ये कहेंगे कि हमें किसी भी रेट पे, हर बंदा कोशिश करेगा कि मुझे किसी भी रेट पे इंजेक्शन दे। तो अगर इंजेक्शन की ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपये थी, तो कोई बोलेगा क्योंकि सबको इंजेक्शन चाहिए, 20 लोग हैं, इंजेक्शन 10 ही और सबको एक एक इंजेक्शन चाहिए, तो कोई ना कोई इसको बोलेगा कि ठीक है, आप, जो दुकानदार उसको जाके बोलेगा आप 110 रुपये ले लो और इंजेक्शन मुझे दे दो। हो सकता है फिर कोई सेकंड बायर आए और वो बोले कि 115 रुपये ले लो और इंजेक्शन मुझे दे दो। तो इस तरीके से क्या होता जाएगा, इंजेक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो उसकी सप्लाई है वो कम है डिमांड के कंपैरिजन में। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। डिमांड है 20 इंजेक्शन की, सप्लाई है 10। तो करेंसी केस में भी ऐसा ही होता है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा है करेंसी की और उसकी सप्लाई कम है मार्केट में, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कोई उसको ज़्यादा वैल्यू में भी लेने को तैयार होगा। जैसे कि यहाँ इंजेक्शन 100 रुपये का था, तो किसी ने आया और बोले कि मुझे आप 110 रुपये में दे दीजिए। फिर कोई थर्ड बायर आया और उन्होंने बोला कि मुझे 115 रुपये में दे दीजिए। और सेम ही तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी चलती है। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है, तो कोई ना कोई उसकी बिड हाई प्लेस करके बोलते हैं कि
ये मुझे दे दो। फिर जिसको उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है, मान लीजिए कोई इम्पोर्टर है, उसको बिल क्लियर करना है, तो वो आएंगे और वो बोलेंगे कि लीजिए उससे ज़्यादा पैसे पकड़िए और ये जो डॉलर्स हैं या कोई भी फॉरेन करेंसी है जिसकी डिमांड है वो मुझे दे दीजिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट कर जाएगी। When the currency of a country appreciate, it leads to the reduction in the price of import, or can say that imports become cheaper, but at the same time it increases the cost of export or makes the goods less competitive. अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि कैसे हमारी कंट्री की जब करेंसी एप्रिशिएट करती है तो हमारा इम्पोर्ट बिल कैसे घट जाता है। तो मान लीजिए कि $1 है 70 रुपये का, मतलब $1 खरीदा है तो मुझे अपनी जेब से 70 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और मेरा जो, अगर मेरी बिज़नेस है, इम्पोर्ट हाउस है, और उन्होंने $10 का सामान मंगाया, तो मेरा बिल कितना बन गया, एज़ पर रेट, ये जो प्रिवेलिंग रेट है, 700 रुपये का बिल बन गया मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने $10 का सामान मंगाया था, मुझे $10 का अगर बिल क्लियर करना है तो मुझे 700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब 2 दिन बाद जो ये डॉलर है, मतलब मान लीजिए हमारी इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो गई और अब मुझे $1 खरीदने के लिए सिर्फ 68 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, मतलब 68 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर अब मैं देखूँ कि $10 का बिल है और अब मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 680 रुपीज़ देने पड़ेंगे $10 का सामान खरीदने के लिए। तो पहले कहाँ मैं 700 रुपये खर्च कर रही थी, अब मुझे कितने करने पड़ रहे हैं, 680। तो मेरा इम्पोर्ट बिल क्या हुआ, 700 रुपये से घट के 680 हो गया। बिल्कुल सही है ना। तो क्या जब भी हमारी होम कंट्री करेंसी एप्रिशिएट करती है तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो घट जाता है, इम्पोर्टर्स फ़ायदे में आ जाते हैं। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया से सामान मंगवा रही है, मतलब इंडिया यहाँ सामान बेच रही है, और जो ये अमेरिकन फर्म है उसने 700 रुपये का सामान, 700 इंडियन रुपीज़ का सामान अपने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। मतलब जो इंडियन कंपनी है उसने 700 रुपीज़ का सामान भेज दिया अमेरिका में। तो अब जो अमेरिकन कंपनी है उसको इंडिया को पे करना है, तो वो अब कितने 10, क्योंकि अगर जब इस रेट से देखें तो वो $10 पकड़ाएगी और ये बिल सेटल हो गया। लेकिन जब अगर ये हमारी इंडियन करेंसी एप्रिशिएट कर गई, मतलब इसकी वैल्यू अब हो गई 68 रुपीज़, तो अब जो अमेरिकन कंपनी है क्या ये $10 में बिल सेटल कर पाएगी 700 रुपये का? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू डेप्रीशिएट कर गई थी या इंडियन रुपी की वैल्यू यहाँ एप्रिशिएट कर गई है। तो जब हम 700 को डिवाइड करेंगे 68 रुपीज़ से तो बिल आएगा $10.29 का। तो मतलब पहले जब अमेरिकन कंपनी एक $10 का नोट पकड़ा के 700 रुपये का बिल सेट ऑफ कर देती थी, अब उसको $10.29 देने पड़ेंगे इंडियन कंपनी को ये बिल सेटल करने के लिए। तो अब अमेरिकन्स की नज़रों में क्या हुआ, उनके लिए इंपोर्ट महंगा हो गया इंडिया से। क्यों? क्योंकि पहले $10 में वो लोग सामान मंगा लेते थे, अब उनको $10.29 स्पेंड करने पड़ रहे हैं इंडिया से सामान मंगवाने के लिए। तो क्या हो रहा है, अमेरिकन्स की नज़र में महंगाई बढ़ रही है, इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके गुड्स की वैल्यू अमेरिका या दूसरी किसी फॉरेन कंट्री में महंगी पड़ रही है। वेराज अगर हम देख रहे थे इंपोर्टर्स को तो फ़ायदा हो रहा था। कैसे? पहले वो लोग 700 रुपये का बिल क्लियर करते थे, अब क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट कर गई है तो अब उनको 680 रुपये ही देने पड़ते हैं। तो जब भी इंडियन करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट करती है तो इम्पोर्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो ये है, और एक्सपोर्टर्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो ये है। अब चलते हैं हम अपनी पे, जिसमें है कॉजेज ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। क्या ऐसे रीजंस हैं जिससे करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट हो जाती है? फर्स्ट, इंक्रीज इन द पॉलिसी रेट बाय द सेंट्रल बैंक। इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, इट वुड मेक द कंट्री एन इफेक्टिव डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, which can lead to inflow of foreign investment in the form of hot money. This can lead to the appreciation of domestic currency. मान लीजिए अगर जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसने जो उसके की पॉलिसी रेट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए हैं। मान लीजिए अब अगर इंडियन बैंक में अगर आप पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो अगर पहले 7% मिल रहा था सेविंग अकाउंट पे, अब अगर 8% मिल रहा है, तो बाहर की जो कंपनीज़ हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में पैसे लेके आएंगे। इंडिया में पैसे किस फॉर्म में आएंगे? डॉलर्स आएंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा डॉलर्स
आ गए हैं मार्केट में, और अब क्या हो रहा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है, डॉलर्स की। लेकिन या फिर ये देख लीजिए, जब वो डॉलर्स लेके आ रहे हैं इंडियन मार्केट में, तो वो क्या मांग रहे हैं, इंडियन करेंसी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे चाहिए इंडियन करेंसी में बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए। तो वो जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि सप्लाई कम है इंडियन करेंसी की और डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, रुपये की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। आपको इंजेक्शन वाले एग्जाम्पल से समझाया था कि 10 ही इंजेक्शन है लेकिन 20 लोग हैं ख़रीदने वाले, तो कोई आएगा बोलेगा 100 में, दूसरा बोलेगा 110, तीसरा बोलेगा 115। सेम यहाँ पे हो रहा है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर्स लेके आए हैं और रुपी मांग रहे हैं, तो कोई बोलेगा कि मैं 68 रुपीज़ में रुपी ख़रीदने को तैयार हूँ, कोई बोलेगा मैं 70 में ख़रीदने को तैयार हूँ, कोई बोलेगा 72 में ख़रीदने को तैयार हूँ। तो इससे क्या होगा, रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। सो इंक्रीज इन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट लीड्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट में क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस होता है। और करंट अकाउंट सरप्लस कब होता है, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं इंपोर्ट से, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो मतलब उतने ज़्यादा डॉलर्स आए हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, मतलब डॉलर ज़्यादा हैं, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, और वही बेसिक प्रिंसिपल, वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स कैन इंक्रीज द डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लीडिंग टू इट्स एप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। अब देख लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया, मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जब अमेरिकन कंपनी है उसको बिल क्लियर करना है इंडियन फर्म का, तो किस चीज़ की डिमांड, किस करेंसी में वो बिल क्लियर करेगा, इंडियन रुपीज़ में। अब मान लीजिए इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया है, तो मतलब उतना ज़्यादा बिल खड़ा हो जाएगा अमेरिकन कंपनीज़ में, और अमेरिकन कंपनीज़ आके इंडिया में क्या डिमांड करेगी बिल क्लियर करने के लिए, इंडियन रुपी। और फिर वही वाला प्रिंसिपल कि इंडियन करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई कम है, तो एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। लास्ट पॉइंट इज हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ कैन इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी विच कैन कॉज एप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट। अब मान लीजिए कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसके वजह से बाहर के जो कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इंडियन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो जब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या लेके आएंगे, डॉलर लेके आएंगे, और डिमांड क्या करेंगे, इंडियन करेंसी, क्योंकि उनको इंडियन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। तो लेके आए डॉलर, ठीक है, क्या ख़रीदना है उनको, इंडियन रुपी ख़रीदना है। अब इंडियन रुपी ख़रीदना है, फिर से वही वाली बात, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडियन रुपी की, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, वैल्यू का एप्रिसिएशन। तो बहुत ही सिंपल है, इन चीज़ों को अगर आप लॉजिक से समझें, डिमांड और सप्लाई के टेक्निक से समझें। अगर आप इनको रटेंगे कि अच्छा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा था तो क्या होगा, नहीं, सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो इंडियन करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन फर्म्स हैं उनको बिल सेटल करना है इंडियन रुपी में, तो वो जब डॉलर लेके आएंगे तो डिमांड करेंगे इंडियन रुपी के। फिर वही वाला आप इंजेक्शन वाला एग्जांपल लेंगे कि 10 ही इंजेक्शन है और 20 लोग हैं ख़रीदने वाले, तो 100, 110 और 115, तो क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ को अगर इस लॉजिक से पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों को आप लॉजिक से ही समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज़ इसको मगअप या रटने की कोशिश ना करिएगा। अब चल डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। सो करेंसी डेप्रीसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अदर फॉरेन करेंसी। अब देखते हैं, पहले $1 खरीदने के लिए मुझे 70 रुपये देने पड़ते थे। अगर अब मुझे $1 ख़रीदने के लिए 72 रुपीज़ निकालने पड़ते हैं, तो क्या हो रहा है, मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। पहले जो चीज़ मुझे 70 रुपये में मिल जाती थी, अब मुझे उसके लिए 72 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मेरी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। क्यों? क्योंकि पहले वो चीज़ मुझे 70 रुपये में दिला देती थी 1 यूनिट, अब मुझे वही चीज़ खरीदने के लिए 72 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। मेरी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। इट इज़ अ फीचर एसोसिएटेड विद फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्यों मैंने आपको समझा दिया था, फिक्स जो मार्केट होती है फिक्स रेट वाली, वहाँ पे तो गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड करती है, वहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं होता है फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट।
अ करेंसी डेप्रिशिएट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी व्हेन द सप्लाई ऑफ करेंसी इन द मार्केट इंक्रीजेज व्हाइल इट्स डिमांड फॉल्स। तो पहले क्या और एप्रिशिएट कैसे हो रही थी, सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, और अब डेप्रिशिएट करनी है करेंसी तो क्या होगा, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो क्या होगा कि कब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। एंड ये यहाँ ऐसे होना चाहिए इसको, और यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम। अब फिर से इंजेक्शन वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब 20 इंजेक्शन है मार्केट में, ठीक है, और 10 ही ख़रीदने वाले हैं, बायर्स 10 ही हैं, ठीक है। तो अब जो स्टॉकिस्ट है उसके पास तो 20 इंजेक्शन का इंतज़ाम है, लेकिन ख़रीदने वाले मार्केट में 10 है, तो ये क्या बोलेगा, ये डिस्काउंट देना चालू कर देगा। ठीक है, आप 100 की जगह 98 में ख़रीद लीजिए। या अब ये देख रहे हैं कि फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा और डिस्काउंट देगा, ये बोलेगा 96 में ख़रीद लीजिए, तो शायद कोई आके ख़रीद ले। फिर और अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए बोले कि अब आप 95 में ख़रीद लीजिए, चलो कोई तो ख़रीदो आके। तो अगर आप देखिए, आप डिस्काउंट की बात छोड़ दीजिए, अगर आप देखें ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंजेक्शन के प्राइस में, कहाँ तो ये पहले 100 में बिक रहा था, अब ये 100 से 98, फिर 96 और 95। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। सप्लाई ज़्यादा, बायर सिर्फ 10, तो डिमांड कम, तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये गिर रही है, फॉल हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। सेम ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है कि अगर सप्लाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंडियन रुपी है मार्केट में और उसकी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाएगी। और जब डेप्रिशिएट करती है करेंसी, इंपोर्टर्स को बिल ज़्यादा देना पड़ता है। हमने देखिए जो भी अगर आपने पिछले एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी को अच्छे से समझ लिया है कि क्यों इंपोर्ट बिल घट जाता है और एक्सपोर्ट बिल बढ़ जाता है, तो आपको डेप्रिसिएशन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए माय फ्रेंड। मैं फिर भी आपको एक बार समझाऊंगी कैसे डेप्रिसिएशन से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। अब देख लेते हैं, पहले $1 था 70 रुपीज़ का, ठीक है। अब 2 दिन बाद तो हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो 700 रुपये का था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम $10 का सामान मंगा रहे थे, इसलिए 700 रुपये का बिल था। अब देखिए, अब $1 ख़रीदने के लिए मुझे 72 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। अब और सामान था मेरा $10 का, मैंने इंपोर्ट किया था, तो अब मुझे इस हिसाब से कितने पैसे देने पड़ेंगे, 720 इंडियन रुपीज़ का बिल क्लियर करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टर जो था पहले 700 रुपये में ख़रीद लेता था $10 का सामान, अब उसे 720 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे इम्पोर्टर का बिल बढ़ जाता है और इसी का रिवर्स एक्सपोर्टर का बिल घट जाता है। सो आपको ये बात याद रखनी है कि करेंसी अगर एप्रिशिएट कर रही है तो इम्पोर्टर का तो क्या होगा, फ़ायदा, और एक्सपोर्टर का क्या होगा, नुकसान, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और करेंसी जब डेप्रिशिएट करती है तो इम्पोर्टर का क्या होगा, नुकसान, और एक्सपोर्टर का क्या होगा, फ़ायदा। और ये कैसे होगा ये मैं आपको इस एग्जाम्पल में समझा चुकी हूँ। हमेशा इंजेक्शन वाले एग्जाम्पल को ध्यान में रखना और उसी से ये चारों सिचुएशंस आप क्रिएट कर सकते हो। क्या रीजन है, फटाफट देख लेते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन के। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, द डिक्लाइन इन कंट्रीज ओवरऑल एक्सपोर्ट लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ कंट्रीज करेंसी एंड लीड्स टू इट्स डेप्रिसिएशन। भाई एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा घट गया है, पहले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे हम, तो क्या हो रहा था, जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे हमारे पास डॉलर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इंडियन रुपये की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब अगर एक्सपोर्ट्स हमारे डिक्लाइन हो गए हैं तो इंडियन करेंसी की डिमांड ही नहीं है मार्केट में। क्यों? क्योंकि अमेरिकन करेंसी को अब और इंडियन रुपीज़ नहीं चाहिए बिल क्लियर करने के लिए। तो अब सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है, डिमांड है नहीं है इंडियन करेंसी की, तो जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड कम रह जाती है, तो वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है। लार्ज इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, अब हम मान लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं कंट्री में, ठीक है। अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम जो डॉलर्स हैं उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हैं, डॉलर महंगा होता जाएगा। क्यों? मुझे इंपोर्ट बिल क्लियर करना है। तो अगर पहले कोई अगर इंडियन इंपोर्टर है वो देख रहे हैं कि 70 रुपीज़ में वो डॉलर ख़रीद पा रहे थे, ठीक है, अब वो देख रहे हैं कि मार्केट में है नहीं, तो दूसरा इंपोर्टर आएगा, वो बोलेगा कि आप मुझे 72 रुपीज़ के हिसाब से डॉलर दे दीजिए, लेकिन मुझे दीजिए क्योंकि मुझे अपना इंपोर्ट बिल क्लियर करना है। क्योंकि इंपोर्ट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो कोई थर्ड इंपोर्टर आएगा, वो बोलेगा मार्केट में डॉलर नहीं है, अच्छा ठीक है आप ऐसा करिए, जो डीलर के पास जाके बोलेगा आप 73 रुपीज़ ले लीजिए, लेकिन मुझे तो डॉलर अरेंज करके दीजिए
लीजिए। तो अगर आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है और रुपये की वैल्यू डिप्रिसिएट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले हम $1 खरीद पा रहे थे 70 में, अब वही डॉलर महंगा हो गया, वो 72 का हो गया और धीरे धीरे 73 का हो गया। मतलब हमारी कंट्री की जो परचेजिंग पावर है हमारे कंट्री की करेंसी की, वो कम होती जा रही है, डेप्रिसिएट करती जा रही है। तो जब भी हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हमारी कंट्री की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती, कंट्री की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है। एंड लास्ट है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। अगर आपको याद होगा कि जब सेंट्रल बैंक बहुत ही ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं तो बहुत सारा मनी इंडिया में इनफ्लो होता है और मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है इंडियन रुपीज़ की। लेकिन जब सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी रेट इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना मनी विड्रॉ करने लग जाते हैं इंडियन मार्केट में से और फिर से जो इंडियन रुपीज़ का सप्लाई है मार्केट में बढ़ जाता है और सप्लाई बढ़ गया और सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होगा आपको मैं बता चुकी हूँ, वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। सो फ्रेंड्स, आप भी ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था। टेक्निकल ज़रूर है ये टॉपिक, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर सिर्फ एक चीज़, इंजेक्शन वाला एग्जाम्पल, इंजेक्शन की डिमांड, सप्लाई कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो सब बायर्स आएंगे, कोई बोलेगा 110, 115, 120। ये चीज़ अगर आप याद करेंगे तो आपको कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इन चीज़ों को समझने में कि कैसे वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है और कैसे डेप्रिशिएट हो रही है। आपको ये चीज़ें अपने आप इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप एकदम से। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि जब कंट्री की करेंसी सिर्फ एप्रिशिएट होती है तो उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो याद हो जाता है तो उल्टा बिल्कुल आपको उसको रिवर्स करना है, जब कंट्री की वैल्यू करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है, जस्ट ऑपोजिट करना है और आप अपना आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, आप इतने पेशेंटली इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा फिर से वीडियो ख़त्म होने के बाद, क्योंकि सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ऐसा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच।